नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 5th सेमेस्टर हिंदी के पहले पेपर साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना से संबंधित 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के चौथे प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। आपका यह प्रैक्टिस सेट भारतीय नाट्य परंपरा, नाट्यवृत्ति, रूपक, अभिनय तथा नायक और नायिका जैसे बिंदुओं पर आधारित है। चलिए बिना देरी के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किस ग्रंथ को पंचम वेद के नाम से जाना जाता है? इसको पंचम वेद कहा जाता है, आपको बताना है। ए है अलंकार शास्त्र, बी है नाट्य शास्त्र, सी है नाट्य दर्पण और डी है काव्य प्रकाश। यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद के नाम से जाना जाता है और इसकी रचना 2री शताब्दी में आचार्य भरत मुनि के द्वारा की गई थी। दूसरा प्रश्न है, नाटक में भाव और अर्थ की अभिव्यक्ति शैलियों को कहा जाता है। आपको बताना है क्या कहा जाता है। यह कथा कहा जाता है, बी है रूपक कहा जाता है, सी है वृत्ति कहा जाता है और डी है रंगमंच कहा जाता है। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वृत्ति। यानी नाटक में भाव और अर्थ की अभिव्यक्ति वृत्ति के माध्यम से ही किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इन वृत्तियों का जो उद्भव होता है वह वेदों के माध्यम से होता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, वृत्तियों की संख्या कितनी है? वृत्तियों की संख्या आपको बताना है। ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वृत्तियों की जो संख्या होती है वह कुल 4 वृत्तियां हैं। आपका चारों का नाम यहाँ पर हम बता देते हैं। पहली वृत्ति है भारती, दूसरी है कौशिकी, तीसरी है आर्भटी और चौथी है सातोती। यही 4 प्रकार की वृत्तियां पाई जाती हैं। चौथा प्रश्न है, किस वृत्ति का प्रयोग स्त्रियों द्वारा वर्जित होता है? यानी स्त्रियां किस वृत्ति का प्रयोग नहीं कर सकती हैं, केवल पुरुष करते हैं। यह है कौशिकी वृत्ति, बी है सातवती वृत्ति, सी है आर्वती वृत्ति और डी है भारतीय वृत्ति। यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भारतीय वृत्ति होती है इसका प्रयोग केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, स्त्रियां इसका प्रयोग नहीं कर सकती हैं। स्त्रियों के द्वारा यह वृत्ति वर्जित होता है। तो चौथे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, इंद्रजाल, माया, संग्राम, क्रोध आदि मुद्राएं किस वृत्ति में व्यक्त होती हैं? आपको बताना है। ए है भारतीय वृत्ति में, बी है सातवती वृत्ति में, सी है आर्भटी वृत्ति में और डी है कौशिकी वृत्ति में। यहाँ 5वें का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊपर जो मुद्राएं हैं वो केवल और केवल आर्भटी वृत्ति में व्यक्त होती हैं। 6ठा प्रश्न है, किसी नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत करना कहलाता है? यह रूपक कहलाता है, बी है श्रव्य नाटक कहलाता है, सी है अभिनय कहलाता है और डी है प्रकरण कहलाता है। यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अभिनय। यानी किसी नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत करना अभिनय कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन अभिनय का प्रकार है? इसमें से कौन अभिनय का प्रकार है आपको बताना है। ए है आंगिक, बी है वाचिक, सी है सात्विक और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है वो अभिनय के प्रकार हैं। आपको बता दें कि अभिनय कुल 4 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार आपका यहाँ दिया हुआ है और इसके अलावा जो चौथा प्रकार है वो है आहार्य। यानी आंगिक हो गया, वाचिक हो गया, सात्विक हो गया और चौथा आहार्य। यही 4 प्रकार अभिनय के होते हैं। 8वां प्रश्न है, वेशभूषा तथा रंग आदि से प्रकट होने वाला अभिनय कहलाता है। यानी जिस अभिनय को वेशभूषा यानी कपड़ों के माध्यम से और रंगों के माध्यम से प्रकट किया जाता है उस अभिनय को क्या कहते हैं? यह आहार्य कहा जाता है, बी है सात्विक कहा जाता है, सी है आंगिक कहा जाता है और डी है वाचिक कहा जाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आहार्य कहते हैं यानी जो अभिनय वेशभूषा से प्रकट होता है, रंगों से प्रकट होता है, उसको आहार्य के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, किसी नाटक का मुख्य पात्र कहलाता है? यह नायक कहलाता है, बी है खलनायक कहलाता है, सी है दोनों कहलाता है और डी है दोनों में से कोई नहीं। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है यानी नायक। यानी किसी नाटक के मुख्य पात्र को नायक कहते हैं। 10वां प्रश्न है, नायक कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ आपको नायक का प्रकार बताना है। यह 2 प्रकार के होते हैं, बी है 3 प्रकार के होते हैं, सी है 4 प्रकार के होते हैं और डी है 5 प्रकार के होते हैं। 10वें का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नायक कुल 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ हम आपको चारों के नाम बता देते हैं। पहला है धीरोदात्त, दूसरा है धीर प्रशांत और तीसरा है धीर ललित और चौथा है धीरोद्धत।
यही 4 प्रकार के नायक पाए जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, सबसे उत्तम प्रकार का नायक होता है। कौन सा नायक चारों में सबसे उत्तम प्रकार का होता है? ए धीरोदात्त नायक, बी है धीर ललित, सी है धीर प्रशांत और डी है धीरोद्धत। यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो धीरोदात्त नायक होता है यह सबसे उत्तम प्रकार का होता है और सबसे निम्न कोटि का जो नायक होता है वो धीरोद्धत नायक होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, किसी नाटक के प्रधान स्त्री पात्र को कहते हैं? यह नायिका कहते हैं, बी है खल नायिका कहते हैं, सी है दोनों कहते हैं और डी है दोनों में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी नाटक के प्रधान स्त्री पात्र को नायिका के नाम से जाना जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से नायिका का प्रकार है, इसमें से कौन नायिका का प्रकार है? ए है स्वकीय, बी है परकीय और सी है सामान्य और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको बता दें कि नायिका कुल 3 प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से, और यहाँ पर तीनों प्रकार आपका दिया हुआ है। पहला है स्वकीय, यानी जो नायिका नायक की पत्नी होती है उसको स्वकीय कहते हैं। दूसरा है परकीय, यानी जो नायिका नायक की पत्नी नहीं होती है उसको परकीय के नाम से जानते हैं। और जो नायिका गणिका होती है, यानी नगर वधू होती हुई, उसको जो है सामान्य नायिका के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, जो नायिका प्रेम कला में पूर्णतः निपुण होती है उसे कहते हैं? यानी जो नायिका प्रेम कला में पूर्णतः निपुण होती है उसको क्या कहते हैं? यह मुग्धा नायिका कहते हैं, बी है मध्या नायिका कहते हैं और सी है प्रौढ़ा नायिका कहते हैं और डी है धीरा नायिका कहते हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रौढ़ा नायिका प्रेम कलाओं में पूर्णतः निपुण होती है। सी ऑप्शन 14 का आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, जिस नायिका का पति किसी अन्य स्त्री के साथ रहकर आया होता है उसे कहते हैं? यानी एक ऐसी नायिका है जिसका पति किसी अन्य स्त्री के साथ रात्र बिताकर आया होता है, उसको क्या कहते हैं आपको बताना है। यह खंडिता कहते हैं, बी है प्रोषित पतिका कहते हैं, सी है अभिसारिका कहते हैं और डी है विप्रलब्धा कहते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उसको खंडिता के नाम से जाना जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, नाटक में किसी सूच्य वस्तु की सूचना देने वाला कहलाता है? किसी सूच्य वस्तु की, सूच्य वस्तु मतलब जिसकी सूचना दी जाती है, उसकी सूचना देने वाले को क्या कहा जाता है? यह पताका कहा जाता है, बी है संधि कहा जाता है, सी है अर्थोपक्षेपक कहा जाता है और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 16 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूचना देने वाले को अर्थोपक्षेपक के नाम से जाना जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, अर्थोपक्षेपक कितने प्रकार के होते हैं? हमने पहले बता दिया था कि जो सूचना देता है सूच्य वस्तु की उसको अर्थोपक्षेपक कहते हैं। और यहाँ पूछा गया है आपसे कि यह अर्थोपक्षेपक कितने प्रकार के होते हैं। ए है 3 प्रकार के, बी है 4 प्रकार के, सी है 5 प्रकार के और डी है 6 प्रकार के। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 17 का आपका सी, क्योंकि अर्थोपक्षेपक कुल 5 प्रकार के होते हैं। आपको पांचों का नाम हम यहाँ पर बता देते हैं, आपको याद रखना है। पहला है विष्कंभक, दूसरा है प्रवेशक, तीसरा है चूलिका, चौथा है अंकाश और 5वां है अंकावतार। यही 5 प्रकार के अर्थोपक्षेपक होते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, नाटक में बीती हुई तथा आने वाली घटनाओं की सूचना देने वाला कहलाता है? कौन है जो नाटक में जो घटना बीत जाती है और जो घटना आने वाली होती है उसकी सूचना देता है? यह विष्कंभक, बी है प्रवेशक, सी है चूलिका और डी है अंकाश। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विष्कंभक नाटक में आने वाली घटनाओं की और बीत जाने वाली घटनाओं की सूचना देता है। 19 नंबर प्रश्न है, फल प्राप्ति के आधार पर कथा के प्रकार हैं? यह आधिकारिक, बी है प्रासंगिक, सी है दोनों और डी है दोनों में से कोई नहीं। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आधिकारिक और प्रासंगिक दोनों। यानी फल प्राप्ति के आधार पर कथा को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला आधिकारिक कथा और दूसरा है प्रासंगिक कथा। आधिकारिक कथा जो होता है वो मूल कथा होता है, वो शुरू से लेकर अंत तक विद्यमान रहता है और फलागम की प्राप्ति उसी को मिलती है। दूसरा जो प्रासंगिक कथा है गौण कथा है, जो बीच बीच में आता है, समाप्त भी हो जाता है और कभी कभी अंत तक भी चलता है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, ऐसी गौण कथा जो मूल कथा के साथ साथ अंत तक चलती है उसे कहते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं?
ए है पताका कहते हैं, बी है प्रकरी कहते हैं, सी है प्रख्यात कहते हैं और डी है मिश्र कहते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको पताका कहा जाता है, यानी मूल कथा के साथ साथ जो कथा गौण कथा होती है और अंत तक चलती है उसको पताका के नाम से जाना जाता है। 21 नंबर प्रश्न है, कार्यावस्था में शामिल है। आपको सबसे पहले कार्यावस्था के बारे में बता देते हैं। कथानक के विकास को कार्यावस्था कहते हैं, यानी किसी नाटक का जो कथानक होता है वो कई चरणों में विकसित होता है, उसी को कार्यावस्था के नाम से जानते हैं। आपको यहाँ बताना है कि कार्यावस्था में शामिल है। क्या कार्यावस्था में शामिल है? यह आरंभ, बी है प्रयत्न, सी है प्रत्याशा और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर आपका 21 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यानी प्रारंभ, प्रयत्न और प्रत्याशा तीनों कार्यावस्था में शामिल होते हैं। आपको बता दें कार्यावस्था के कुल 5 चरण होते हैं। 3 चरणों के नाम यहाँ दिए हुए हैं। चौथा जो चरण है वह है नियताप्ति और 5वां चरण है फलागम। कार्यावस्था के यही कुल 5 चरण होते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, अर्थ प्रकृति कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ आपको अर्थ प्रकृति के बारे में बताना है, कितने प्रकार के होते हैं। आपको बता दें कि अर्थ प्रकृति से ही कथानक का निर्माण होता है, यही मिलकर के कथा का सृजन करते हैं। आपको यहाँ पर अर्थ प्रकृति के प्रकार बताने हैं। ए है 3 प्रकार, बी है 4 प्रकार, सी है 5 प्रकार और डी है 6 प्रकार। यहाँ पर आपका 22 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थ प्रकृति जो है 5 प्रकार के होते हैं। आपका 5ों का नाम बता देते हैं। पहला है बीज, दूसरा है बिंदु, तीसरा है पताका, चौथा है प्रकरी और 5वां है कार्य। अर्थ प्रकृति के यही 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकारों को आपको याद रखना है। 23 नंबर प्रश्न है, नाटक में कितने प्रकार के संधियों का प्रयोग किया जाता है? ए है 4 प्रकार के, बी है 5 प्रकार के, सी है 6 प्रकार के और डी है 7 प्रकार के। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाटक में कुल 5 प्रकार के संधियों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें कि संधि उसको कहते हैं जब नाटक में 2 घटनाओं को आपस में जोड़ा जाता है, यानी 5 प्रकार के संधियों का कुल प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, रूपक के कितने भेद होते हैं? ए है 10 भेद, बी है 15 भेद, सी है 20 भेद और डी है 25 भेद। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रूपक के कुल 10 भेद माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 24 का। 25 नंबर प्रश्न है, एक अंक का नाटक जिसमें हास्य रस की प्रधानता होती है कहलाता है, यानी इसमें से क्या कहलाता है? ए है प्रकरण कहलाता है, बी है भाण कहलाता है, सी है प्रहसन कहलाता है और डी है समोकार कहलाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक अंक का ऐसा नाटक जिसमें हास्य रस की प्रधानता होती है उसको भाण के नाम से जाना जाता है। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में रूपक का प्रकार है, इसमें से कौन रूपक का प्रकार है? ए है डीम, बी है वीथी, सी है इहा मृग और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने पहले बता दिया था कि रूपक कुल 10 प्रकार के होते हैं। यहाँ जो ऊपर का तीनों प्रकार है यह रूपक के ही प्रकार हैं, तो डी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, रंगमंच का भाग होता है। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन रंगमंच का भाग है? यह रंगपीठ, बी है रंगशीर्ष, सी है नेपथ्य और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर भी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रंगमंच के कुल 3 भाग होते हैं। पहला होता है रंगपीठ, जहाँ पर नाटक खेला जाता है, यानी यह सबसे आगे का भाग होता है। दूसरा है रंगशीर्ष, रंगमंच का पिछला हिस्सा होता है रंगशीर्ष। और जो नेपथ्य होता है वह रंगशीर्ष का पिछला भाग होता है और नेपथ्य को दर्शक नहीं देख सकते हैं। तो यही 3 भाग जो है रंगमंच के होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, बनारस थिएटर की स्थापना कब हुई थी? ए है 1867 में, बी है 1868 में, सी है 1869 में और डी है 1870 में। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1868 में बनारस थिएटर की स्थापना हुई थी। 29 नंबर प्रश्न है, नाटक के तत्व हैं, इसमें से कौन नाटक का तत्व है आपको बताना है। ए है कथा वस्तु, बी है पात्र, सी है संवाद और डी है उपर्युक्त सभी। तीनों ऑप्शन जो है नाटक के कथा वस्तु हैं। इसके अलावा देश काल एवं परिस्थितियां, उद्देश्य और भाषा शैली ये भी नाटक के तत्व होते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, नेशनल थिएटर की स्थापना कब की गई थी? ए 1883 में, बी है 1884 में, सी है 1885 में और डी है 1886 में। यहाँ आपका
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेशनल थिएटर की स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी और इसी थिएटर में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक अंधेर नगरी खेला गया था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।